Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 11th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about vaccine license for lumpy skin disease. This topic is useful for from our syllabus GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है रेगुलेटरी बॉडीज उससे रिलेट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्थ सेगमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं अबाउट लंपी स्किन डिजीज। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कैटल्स में स्प्रेड होता है और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में जो कैटल्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर इस तरीके के नोड्यूल्स बन जाते हैं 2 से लेकर के 5 सेंटीमीटर के डायमीटर वाले। दिस lumpy skin disease is caused because of virus which belongs to the family Poxviridae family। इसको हम लोग नीथलिंग वायरस भी कहते हैं और इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट 10% के आसपास है एज पर FAO। इसका मतलब ये है कि जितने भी कैटल्स लंपी स्किन डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं उसमें से 10% कैटल्स डाई बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से होने वाला जो इनकम है फार्मर्स के लिए उसमें काफ़ी डैमेजिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ लंपी स्किन डिजीज। अगर 10% कैटल मर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजीज तो फार्मर्स के लिए कहीं ना कहीं रेम्यूनरेटिव लॉसेस हो रहे हैं। और ज़्यादातर वायरस बेस्ड डिजीज की जो समस्या है कि उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक बार अगर ये डिजीज हो गई तो फिर आप बस अब सिम्टम्स को कंट्रोल कीजिए। कैसे इंसानों के अंदर कोविड-19 के टाइम में हो रहा था कि कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है कि आप एंटीबैक्टीरियल कोई दवाई लेकर के या कोई भी एंटीबायोटिक लेकर के उसका इलाज कर लें। इलाज नहीं है वायरल डिजीजेस का। तो एक बार वायरल डिजीज हो गए आपको तो फिर बुखार हो रहा है या सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए फिर आप मेडिसिन ले सकते हैं बट देर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट टू वायरल डिजीज। द सेम इज ट्रू फॉर लंपी स्किन डिजीज। एक बार कैटल से इससे इन्फेक्ट होगा तो इसका इलाज नहीं है बट यस इस बीमारी से इन्फेक्शन ना हो उससे बचने के लिए वैक्सीन डेवलप किया जा सकता है जस्ट लाइक कोविड-19। तो वैक्सीनेशन इज पॉसिबल एंड इट इज मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ लंपी स्किन डिजीज अमंगस्ट द कैटल्स। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है भारत बायोटेक ग्रुप जिसका एक फर्म है बायोवेट उसने एक वैक्सीन डेवलप किया है अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज और उस वैक्सीन को अब अप्रूवल भी मिल गया है फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत की वैक्सीन्स को अप्रूवल देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। ये जो वैक्सीन डेवलप किया है बायोवेट ने इसका नाम है बॉलीव एम पाविक्सिन। बॉलीवेम पाविक्सिन। दिस हैज बीन डेवलप्ड by BioVet in association with Indian Council of Agricultural Research। ये पहला डिफरेंशिएटेड इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल मार्कर वैक्सीन है। शॉर्ट में कहें तो ये पहला डीवा वैक्सीन है। डीवा मार्कर वैक्सीन है ग्लोबली फॉर LSD यानी कि लंपी स्किन डिजीज। तो डीवा वैक्सीन क्या होते हैं वो भी जरा समझ लेते हैं। ये दुनिया का पहला डीवा यानी कि डिफरेंशिएटेड इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल मार्कर वैक्सीन है दुनिया भर का फॉर LSD लंपी स्किन डिजीज। डीवा वैक्सीन वो वैक्सीन होते हैं जिनसे वैक्सीनेटेड एनिमल्स को जो डॉक्टर्स हैं साइंटिस्ट हैं वेटरनेरियंस हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एनिमल वैक्सीनेटेड है। देखिए होता क्या है कि अगर किसी भी एनिमल को नेचुरल इन्फेक्शन भी हुआ अगेंस्ट द वायरस तो फिर वो उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी के अंदर जनरेट होता है एंटीबॉडी which is a kind of defense mechanism to protect against external pathogens like virus in this particular case। तो एक बार जब एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो वैसा ही काम जिस तरीके से एंटीबॉडी नेचुरल इन्फेक्शन में क्रिएट होता है वैक्सीन्स भी वही काम करवाते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कोविड वैक्सीन जब हम लोग लेते हैं तो असल में वो हमारे अंदर कोरोना वायरस या कोरोना वायरस जैसा कोई दूसरा वायरस थोड़ा सा एटीन्यूएटेड मतलब
थोड़ा सा वीक फॉर्म में डाला जाता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो जाए, एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। तो मैं जो बात कह रहा हूँ एक बार फिर से सुनिए। नेचुरल तरीके से इन्फेक्टेड एनिमल और वैक्सीनेटेड एनिमल दोनों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाता है। तो बाद में उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है कि बॉडी के अंदर तो एंटीबॉडी है, डिफेंस मैकेनिज्म तो है, बट ये नेचुरल तरीके से डेवलप हुआ है कि वैक्सीनेशन के कारण डेवलप हुआ है। बट कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं डीवा वैक्सीन, जिनसे अगर वैक्सीनेट किया जाए तो फिर उसके बाद जो डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप होता है दैट कुड बी सेग्रीगेटेड आइडेंटिफाइड फ्रॉम द डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप्ड थ्रू नेचुरल मैकेनिज्म। तो इस तरीके का वैक्सीन को कहा जाता है डीवा वैक्सीन, विच अलाउज साइंटिस्ट्स एंड veterinarians to distinguish between animals that are naturally infected against the disease, जिस कारण से उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, एंड दोज एनिमल्स दैट आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इट। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, CDSCO के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूवल दिया है फॉर द वैक्सीन अगेंस्ट लंपी स्किन डिजीज। तो ये भारत की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉर वैक्सीन्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। इट हैज़ बिन क्रिएटेड, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं दे आर क्रिएटेड एज पर एन एक्ट, दैट मीन्स दे आर स्टैचूटरी बॉडीज। तो ये भी एक स्टैचूटरी बॉडी है। इट हैज़ बिन क्रिएटेड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट अलाउज कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स बाय लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल्स। CDSCO इज हेडेड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। जो फाइनल जो अप्रूवल आती है कि हाँ ठीक है ये वैक्सीन इज परमिटेड टू बी यूज्ड, वो CDSO ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके हेड हैं CGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्हीं के सिग्नेचर से, उन्हीं के अथॉरिटी से आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, हेडेड बाय DGCI, जो फाइनल अप्रूवल देती है वैक्सीन्स वगैरह के लिए, मेडिसिन के लिए, कि हाँ ठीक है नाउ दिस कैन बी कॉमर्शियली लॉन्च्ड। तो अब आफ्टर दिस अप्रूवल लंपी स्किन डिजीज के लिए वैक्सीन कुड बी सीन कॉमर्शियली इन द मार्केट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्रॉस ब्लड ट्रांसप्लांट with Bombay Blood Group. This topic is again important from our syllabus, GS Paper 3 Science and Technology point of view. सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स के बारे में समझते हैं, अलग अलग तरह के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं। तो जो भी ब्लड ग्रुप्स आप सुनते हैं, ए बी, A+, B+, दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स या टू सिस्टम्स। एक है ABO सिस्टम्स और दूसरा है RH, रेसिस फैक्टर। उस पहले ABO सिस्टम समझेंगे, फिर रेसिस फैक्टर समझेंगे, और फिर दोनों को एक साथ अप्लाई करके समझेंगे अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स को समझना बहुत जरूरी है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अदर मेडिकल ट्रीटमेंट। एक इंसान के बॉडी से अगर ब्लड लेकर के दूसरे इंसान में ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो ब्लड ग्रुप्स का कॉम्पैटिबल होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जिसके बॉडी के अंदर ये ट्रांसप्लांट या ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, वो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो समझते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। सबसे पहले ABO सिस्टम के बारे में समझते हैं और फिर हम समझेंगे RH फैक्टर के बारे में। तो ABO सिस्टम जो है, इट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस दैट आर A and B on the surface of RBC and the antibodies in the plasma। तो हमारा जो ब्लड सेल होता है उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? RBC, प्लेटलेट्स, WBC के अंदर प्लाज्मा। तो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, RBC, प्लेटलेट्स एंड आप कह सकते हैं WBC, उसके अंदर प्लाज्मा। अब RBC जो, यानी कि आप सरल भाषा में कहें तो जो ब्लड है उसके अंदर तीन तरह के सेल्स हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सेल है RBC, रेड ब्लड सेल्स, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है
from our lungs to different body cells. अब आरबीसी जो सेल है हमारे ब्लड के अंदर, उस सेल के सरफेस के ऊपर एक पर्टिकुलर तरह के एंटीजेंस होते हैं। अब वो एंटीजन ए हो सकता है या एंटीजन बी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं, ए एंड बी, या कोई भी नहीं हो सकता, नाइदर ए नॉर बी। तो अगर एंटीजन ए है और साथ ही साथ आप देखो आ, जो प्लाज्मा होता है, तो हमारे ब्लड के अंदर याद रखना 3 सेल्स हैं, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी के अंदर प्लाज्मा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके अंदर प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है, एक तो बात हमने कर ली आरबीसी की। आरबीसी जो ब्लड सेल है उसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए हो सकता है, और जो हमारा प्लाज्मा है ब्लड सेल के अंदर, उसके अंदर अगर एंटी बॉडी बी है तो उस तरह के ब्लड ग्रुप को कहा जाता है टाइप ए। अभी मुझे समझ आ रहा है कि आई शुड हैव फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड अबाउट, और उसका 3 इमेज मुझे दिखाना था, मैंने 1 डेढ़ महीने पहले दिखाया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स, यहाँ पे आपको, आई जस्ट होप यू आर एबल टू इमेजिन, एक बार फिर से करते हैं, देखते हैं। ब्लड है, ब्लड ग्रुप के अंदर आरबीसी है, वो एक तरह का सेल हो गया। प्लेटलेट है, उसको छोड़िए, वो प्लेटलेट जो है वो काम आता है क्लॉटिंग के टाइम में। और तीसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, उसके अंदर हो गया प्लाज्मा। अब आरबीसी और प्लाज्मा के नेचर के बेसिस पे ब्लड ग्रुप मेनली डिसाइड हो रहा है कि वो ए टाइप है कि बी टाइप है कि ए बी है कि ओ टाइप है। अब आरबीसी के ऊपर अगर एंटीजन ए अवेलेबल है, और एंटीजन क्या होता है, एंटीजन इज प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ऑन द ब्लड सेल। तो आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर अगर एंटीबॉडी बी अवेलेबल है, तो उस तरह के ब्लड ग्रुप को कहा जाता है टाइप ए ब्लड ग्रुप। एंटीबॉडी बी इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि ये बी के अगेंस्ट अटैक कर देगा। मतलब देखिए, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा का काम है कि हमें प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट फॉरेन पैथोजेंस। जब ये फॉरेन पैथोजेंस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो प्लाज्मा एक्टिव हो जाता है, और फिर वो एंटीबॉडी जनरेट करता है, और वो एंटीबॉडी जो उस फॉरेन मटेरियल के साथ फाइट करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे बॉडी को भी नुकसान पहुंचता है, और उस केस में इसको कहा जाएगा इनकॉम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो अगर इंसान का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब ये है कि उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए अवेलेबल है। और एंटीजन ए क्या होते हैं, या एंटीजेंस क्या होते हैं, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द आरबीसी। और ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब उसके प्लाज्मा के अंदर कैपेसिटी है कि वो एंटीबॉडी बी क्रिएट कर सकता है। मतलब अगर कोई ब्लड ग्रुप बी उसके बॉडी के अंदर इंटर हुआ तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट करेगा ए वाला ब्लड ग्रुप, जिस कारण से बॉडी के अंदर लड़ाई हो सकती है। ब्लड ग्रुप बी को आपने डाला ऐसे इंसान के बॉडी में जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए का जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा जनरेट करेगा एंटीबॉडी बी, और फिर वो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। आई जस्ट होप आई एम एबल टू मेक सेंस। ब्लड, आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, फॉरगेट अबाउट प्लेटलेट्स। आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए, और जो प्लाज्मा है, इफ प्लाज्मा इज एबल टू क्रिएट एंटीबॉडी बी व्हेन अ ब्लड ग्रुप बी इज पुट इनटू द बॉडी, इस तरह के ब्लड ग्रुप को कहा जाता है ए ब्लड ग्रुप। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज आर इन प्लाज्मा that are proteins that are produced by the immune system. When they are produced, when some foreign substance enter into our body, foreign substance including the incompatible blood type, कोई ऐसा ब्लड टाइप जो हमारे बॉडी ब्लड के साथ इनकॉम्पैटिबल है, तो उस केस में एंटीबॉडी गेट्स जनरेटेड। तो ब्लड ग्रुप जो ए होगा
वो उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट करने की कैपेसिटी होगी, तो उसका एंटीबॉडी बी टाइप होगा, एंटीजन उसका ए टाइप का, तो ब्लड ग्रुप हो गया ए। सिमिलरली अब तो आसान हो गया, जो ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन बी है, और उसका जो प्लाज्मा है उसके पास कैपेसिटी है एंटीबॉडी अगेंस्ट ए क्रिएट करने का। तो इस तरह के ब्लड ग्रुप को कहा जाएगा बी ब्लड ग्रुप। अच्छा, जिस ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों होता है और एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, इस तरह के ब्लड ग्रुप को कहा जाता है ए बी। और कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप होते हैं जिनके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, बट इट कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट बोथ ए एंड बी, तो इस तरह के ब्लड ग्रुप को कहा जाता है ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ये चार तरह के कॉमन ब्लड ग्रुप हैं। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको समझ आ जाएगा कि ए बी जो है ये होना चाहिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि इसके अंदर तो एंटीबॉडी जनरेट हो ही नहीं रहा है। आप इसके अंदर अगर ए वाला ब्लड ग्रुप डालोगे, ए ब्लड ग्रुप वाला ए डालोगे, या बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड डालोगे, दोनों ही केस में एंटीबॉडी तो जनरेट हो ही नहीं रहा है। तो दैट मेक्स ए बी टाइप ए बी वाला ब्लड ग्रुप इंसान को यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वहीं ये जो आदमी है ब्लड ग्रुप ओ वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, क्योंकि अगर ए से इसने लिया ब्लड तो उस केस में एंटीबॉडी ए जनरेट होगा इसके बॉडी में। अगर बी से इसने ब्लड लिया तो इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी जनरेट होगा। अगर ए बी से लिया तब भी इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट होंगे, ए एंड बी बोथ। तो इसके लिए बस एक ही ब्लड कॉम्पैटिबल है और वो है टाइप ओ टाइप का। बट ये जब ब्लड देगा, व्हेन ये ब्लड देता है, तो उस केस में इसके ऊपर तो एंटीजन है ही नहीं, इसके आरबीसी के ऊपर तो एंटीजन है ही नहीं। अब ये एंटीजन जब है ही नहीं, तो ब्लड ग्रुप ए वाले को भी कोई फॉरेन सब्सटेंस फील नहीं होगा जब इसके बॉडी के अंदर ये एंटर होगा। तो ब्लड ग्रुप बी वाले को भी कोई फॉरेन सब्सटेंस फील नहीं होगा जब इसके बॉडी के अंदर एंटर होगा। तो पॉइंट इज कि सिंस एंटीजन इज नॉट देयर ऑन द आरबीसी ऑफ this blood group O, that is why when it is ट्रांसफ्यूज, जब ये ब्लड डाला जाता है दूसरे के बॉडी में जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या ए बी है, तो उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट नहीं होता है, एंड दैट मेक्स ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर। फिर से समझ लेते हैं, एंटीजन जो है वो दूसरे के बॉडी में जब इंटर होता है तो फिर उसको फॉरेन सब्सटेंस की तरह समझता है जो रिसिपिएंट का बॉडी है। अब अगर एंटीजन ए है तो बी उसको फॉरेन समझेगा, एंटीजन अगर बी है तो ए उसको फॉरेन समझेगा, और एंटीजन ए बी दोनों है तो दोनों इसको फॉरेन समझेंगे, और ओ तो इसको फॉरेन समझेगा ही। ए बी तो किसी को ब्लड नहीं दे सकता, ठीक है, बस अपने ही ग्रुप में दे सकता है, लेकिन इसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी नहीं है तो किसी से ही ब्लड ले सकता है। अच्छा, इसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन इसके अंदर दोनों तरह के एंटीबॉडी हैं, ए एंड बी बोथ, तो फिर ये किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता एक्सेप्ट इट्स ओन ब्लड ग्रुप। इफ इट इज़ नॉट क्लियर, वैसे भी मेरा बायो एक्सपर्टीज तो है नहीं। इफ इट इज़ नॉट क्लियर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन विथ मोर स्कीमेटिक डायग्राम्स। आई जस्ट थिंक कि अभी मुझे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट वाला पीडीएफ ऐड कर देना चाहिए था, तो मैं इसमें जब पीडीएफ ऐड करूँगा तो उसमें वो लगा दूंगा, जो डाउनलोडेड पीडीएफ आप लेंगे उसमें वो एक्स्ट्रा मैं ऐड कर दूंगा। तो ये बात होगी अबाउट आर एबीओ सिस्टम के बारे में। एबीओ सिस्टम इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। अब एक होता है आरएस फैक्टर, रेसिस फैक्टर। रेसिस फैक्टर इज अ न्यू टाइप ऑफ एंटीजन अपार्ट फ्रॉम एंटीजन ए एंड बी, इसको हम लोग कहते हैं डी एंटीजन। डी एंटीजन, इट इज ऑल्सो ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी, इट इज आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। तो रेसिस फैक्टर इफ इट इज प्रेजेंट तो हम लोग कहते हैं आर एच पॉजिटिव, इफ इट इज एब्सेंट तो हम लोग कहते हैं आर एच नेगेटिव। तो अब समझिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस है, इसका मतलब ये है कि उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, साथ ही साथ आर एच फैक्टर भी प्रेजेंट है।
और एंटीबॉडी तो बी के अगेंस्ट होगा ही। किसी का ब्लड ग्रुप बी माइनस है तो उसका मतलब उसका आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है बट आरएच फैक्टर एब्सेंट है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में देखा जाता है कि कोई भी आरबीसी ऐसा ना हो जो जिसके पास ऐसा एंटीजन हो जो दूसरे के बॉडी में जाकर के एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह ट्रीट किया जाए और उसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट हो। तो अगर एंटीजन ए है और उसमें साथ ही साथ आरएच फैक्टर भी अवेलेबल है तो फिर कोशिश करनी है, क्योंकि आरएच फैक्टर है तो आरएच फैक्टर आप ऐसे इंसान के बॉडी में डाल देंगे जिसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट है, यानी कि आरएच नेगेटिव है, तो फिर उसका ब्लड जो है वो आरएच पॉजिटिव वाले को एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह देगा। मतलब बी माइनस वाला बी माइनस वाले का जो ब्लड है उसमें बी एंटीजन तो है बट आरएच फैक्टर नहीं है। तो उसमें अगर आप बी प्लस वाले का ब्लड डालोगे तो क्या होगा कि बी प्लस वाला का जो एंटीजन है आरएच फैक्टर वो बी माइनस वाले के बॉडी में जाकर के एक फॉरेन सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा और फिर बी माइनस वाला फिर एंटीबॉडी जनरेट करेगा और उससे फिर इनकॉम्पैटिबिलिटी हो सकती है। एक तो हो गया एंटीजन का ही सारा खेल है, ए एंटीजन बी एंटीजन, दोनों है तो ए बी एंटीजन, नहीं है तो ओ। और साथ ही साथ आर एच फैक्टर, तो आर एच फैक्टर है तो ए प्लस हो गया, नहीं है तो ए माइनस हो गया। ठीक है, वैसे ही बी प्लस बी माइनस। तो बेस्ट रिसिपिएंट कौन होगा? बेस्ट रिसिपिएंट होगा ए बी माइनस। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, आई एम सो सॉरी, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा ए बी प्लस, क्योंकि उसके अंदर ए भी है बी भी है और प्लस एंटीजन भी है, तो उसके लिए कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस नहीं होगा, ना रेसिस फैक्टर फॉरेन सब्सटेंस होगा, ना ए फॉरेन सब्सटेंस होगा, ना बी फॉरेन सब्सटेंस होगा, तो वो कोई भी एंटीबॉडी जनरेट करेगा ही नहीं अगर कोई भी ब्लड उसके अंदर हम डालेंगे तो। दैट मेक्स ए बी प्लस यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एंड यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? ओ माइनस। ओ माइनस क्यों? क्योंकि उसके आरबीसी के ऊपर ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही आर एच फैक्टर है, तो ये दूसरे के ब्लड में जाएगा तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस नहीं है, नो एंटीबॉडी विल बी जनरेटेड एंड दैट मेक्स टाइप ओ माइनस यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल हो गया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर एच फैक्टर ए बी, ठीक है, तो तीन तरह के एंटीजेंस हैं, आर एच फैक्टर ए एंड बी, और फिर उनके बेसिस पे तय होता है कि एंटीबॉडी क्या जनरेट करेगा। प्लाज्मा, प्लाज्मा का काम ही है डिफेंस जनरेट करना, जो डब्ल्यूबीसी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो एक बार एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी प्लस, इसका मतलब उसके आरबीसी के ऊपर आर एच फैक्टर ए भी है, बी भी है, आई एम सो सॉरी, उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, आर एच फैक्टर भी है, ए बी प्लस का मतलब। तो इसका मतलब कि उसके बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड डालोगे उसको कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी ए भी है, बी भी है, एनआरएच फैक्टर भी है। तो उसके अंदर ओ माइनस डालो, बी प्लस डालो, उसको सब लगे आगे, सब तो अपने पास पहले से ही है, तो उसकी बॉडी कुछ भी एंटीबॉडी क्रिएट नहीं करेगी अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ ब्लड बीइंग ट्रांसफ्यूज फ्रॉम आउटसाइड। दैट मेक्स ए बी प्लस अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब इसके अलावा कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डियागो ब्लड ग्रुप, which is very common in South American indigenous population. Bombay blood group, it is extremely rare blood group. ये जनरली जो नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर देखने को नहीं मिलता। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मुंबई 1952, दैट इज वाई से इसका नाम पड़ा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये जो ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, चाहे कुछ भी हो, ए हो या बी एंटीजन हो, इनके बनने के लिए एक बेसिक फैक्टर चाहिए होता है, इसको हम लोग कहते हैं एच एंटीजन, विच इज प्रीकर्सर ऑफ ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप में दिस एच एंटीजन इज इट सेल्फ मिसिंग, तो उसके अंदर ना ही ए होगा ना ही बी होगा, कुछ भी नहीं होता। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर बेसिक जो एंटीजन है एच एंटीजन, विच इज प्रीकर्सर। अभी ए हो बी हो ए बी हो, लेकिन उससे पहले एक और होना चाहिए एच एंटीजन,
बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले में वो भी नहीं होता, एच एंटीजन भी नहीं होता, एंड दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि वो ना ए ग्रुप, ना बी या ए बी, या ना ओ ग्रुप, किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते, इवन ओ ग्रुप से भी ब्लड नहीं ले सकते, विच इज जनरली कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल डोनर। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी अदर बॉम्बे ब्लड ग्रुप डोनर ओनली। बट हाल फिलहाल में एक आप कह सकते हैं मेडिकल मिराकल हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप पेशेंट का, चेन्नई के अंदर, जहाँ पे उस पेशेंट की मदर ने किडनी दिया है, डोनेट किया है, बट मदर का ब्लड ग्रुप अलग था, बट डॉक्टर्स ने कुछ एच फैक्टर डेवलप करके, एंटीजन डाल करके, और फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया है। सो दिस इज अ मिराकल ओनली, मेडिकल मिराकल ओनली। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, इस तरह का ट्रेंड सेट हो जाता है, तो ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी जो प्रॉब्लम आती है कि ये ब्लड ग्रुप वाला ब्लड नहीं मिल रहा, उसको काफ़ी हद तक डील किया जा सकता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले का भी अभी ट्रांसफ़र किया गया है, किडनी ट्रांसफ़र, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, नेक्स्ट टॉपिक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक जो है इन्फ्लुएंस, एटीट्यूड चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है सोशल इन्फ्लुएंस, उससे रिलेट करके देख सकते हैं आप। छोटा सा न्यूज़ है, बट इससे हम लोग एक मेंस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा टॉपिक है ना एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर में। तो एक सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं, पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं रणवीर अहलाबादिया। उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिया ऑन यूट्यूब शो इंडिया गॉट टैलेंट विच इज़ रन बाय कॉमेडियन समय राणा। ही यू कैन कॉल समय राणा ऑल्सो सोशल मीडिया क्रिएटर एज वेल एज इन्फ्लुएंसर। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स था, ऑब्सीन कंटेंट था, मिसोजिनिस्टिक कंटेंट था, उसको लेकर के हर जगह क्रिटिसिज्म हो रहा है, चाहे पॉलिटिशियंस हो या कॉमन पब्लिक हो, क्रिटिसाइज कर रहा है। इनफैक्ट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यूट्यूब को लिखा है कि ये कंटेंट को हटाया जाए बिकॉज इट इज ऑब्सीन एंड वल्गर। गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है, सीएम साहब ने इस बात को रेज किया है कि एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, असम के सीएम साहब ने। तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इन लोगों के अगेंस्ट, समय राणा, रणवीर अलाहाबादिया, इनके खिलाफ रजिस्टर किया गया है केस फॉर ऑब्सेनिटी एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कन्वर्सेशंस। अब चिंता की बात ये है, व्हाट मेक्स दिस डेवलपमेंट ए सीरियस कंसर्न। वो चिंता की बात ये है कि पिछले साल ही भारत सरकार ने एक अवार्ड सेरेमनी शुरू किया था डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सेरेमनी। दिस वाज इनॉग्रल, लास्ट ईयर जो शुरू हुआ था। उसमें रणवीर अहलाबादिया वाज अवॉर्डेड आज डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब पॉजिटिव सेंस में कि आपने पूरा सोशल मीडिया को चेंज करके रख दिया। दिस अवार्ड वाज गिवन बाय पीएम मोदी हिमसेल्फ। देखिए, एकदम मैं स्पष्ट कह दूं, मैं पीएम मोदी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट हिम। उन्होंने जब तो रणवीर अलाहाबादिया को अवार्ड दिया, तो तब तक तो रणवीर अलाहाबादिया वाज डूइंग गुड ओनली, तो वो सोच करके सरकार ने उनको सम्मानित किया। पीएम मोदी मतलब सरकार ने सम्मानित किया। अब ऐसे लोग हो गए सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का मतलब कौन होता है? दोज हु आर इमिटेटेड बाय अदर्स, एंड दैट टू ब्लाइंडली मेनी टाइम्स, ऐसे लोग कहा जाता है सेलिब्रिटी। सच सेलिब्रेटेड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों से यूथ बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है, एंड दैट इज वाई, एंड स्पेशली जब उनको सरकार रिकॉग्निशन दे दे, तो दैट इज द रीजन वाई सच पीपल नीड टू एक्ट इन वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल मैनर, बिकॉज obscene content and activity from their side, when they have been given so much recognition by the government, may channelize direct youth in wrong direction. So this is problematic thing. ऐसे तो कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी बोलते, लेकिन जब उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जब वो पर्सन सेलिब्रिटी बन रहा है, तो उसके बाद उसकी आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। अब इस पूरे मुद्दे में और क्या-क्या एथिकल कंसर्न्स हैं, उसी को लेकर के मैंने ये प्रश्न बना करके दे दिया कि व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूजिंग वल्गर कंटेंट। तो आप चाहें तो ये एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहता था कि इन तरह के मुद्दों में क्या-क्या इश्यूज होती हैं। देखिए, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ वल्गैरिटी, ये थोड़ा-सा मैं आंसर पढ़ देता हूँ ताकि आपको और नए-नए टर्म्स मिले विथ रिस्पेक्ट टू एथिक्स, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अपना एक वोकैब्युलरी होता है, इन्वेंटरी होता है। तो एथिक्स की अपनी वोकैब्युलरी होनी चाहिए। वल्गैरिटी को लेकर के लोग कॉमन बना रहे हैं, बैनल बना रहे हैं कि अरे ये सब होता है, ऐसे ही। जब कम्युनिकेशन को, इस तरह के चीप कम्युनिकेशन को ये लोग नॉर्मल बिहेवियर बना रहे हैं। क्लिक बेट कल्चर, ऐसे-ऐसे सेंसेशनल चीज़ें करो, मिसोजिनिस्टिक एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, जिससे और ज़्यादा व्यू आए,
क्लिक बेट, क्लिक मतलब लोगों ऐसा ऐसा आप थंबनेल दो कि लोग उसको आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर कोई खास रेगुलेशन है नहीं। डिसरेस्पेक्ट टू प्राइवेसी, डिग्निटी, एडिक्शन का मामला है, सबसे बड़ी बात है। डोपामीन ड्रिवन एल्गोरिथम, आजकल का यूथ क्या कर रहा है, कंट्रोवर्शियल चीजों की तरफ एडिक्ट होता जा रहा है। क्लिक बेट कल्चर तो चल ही रहा है। क्यों? अब उससे डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन का प्रॉब्लम क्या है कि वही एक्टिविटी को करते करते फिर सेम लेवल का डोपामाइन रिलीज नहीं होता है, तो फिर और ज्यादा उसी एक्टिविटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो सेंसेशनलिज्म का, वल्गरिटी का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जस्ट टू दे आर एस्केलेटिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट जस्ट टू हैव मोर एंड मोर व्यूज. This is leading to a kind of vicious cycle, and this should not go unchecked, especially when it comes from the celebrated content creators. तो ये सब पॉइंट्स आपको एथिक्स पेपर में लिखने होंगे। एथिक्स में ऐसे ही 10 मार्कर के ही सवाल आते हैं सारे, तो आप जानते हैं 150 वर्ड से ज़्यादा लिखने का मौका नहीं मिलेगा। बट आपको अच्छे आइडिया चुनने होंगे और उसको क्रिस्प तरीके से लिखना होगा। इसके लिए कीवर्ड चाहिए। आज का दूसरा टॉपिक, जो आज दो टॉपिक हम लोग एथिक्स से ले रहे हैं, सेकंड इज अबाउट लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन पे एपीएससी ने लास्ट ईयर मेंस में प्रश्न पूछा है एसए में। एथिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो एसए में भी जरूर काम आएगा। तो लिव इन रिलेशन की बात करते हैं। उत्तराखंड हाल फिलहाल में लेकर के आए उत्तराखंड की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड। वहाँ पे दे हैव स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो, उसको रेगुलेट करने की भी बात की उन्होंने। लिव इन रिलेशनशिप में जो भी लोग रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, मैंडेटरी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। अब जो कारण बताया गया है इस रेगुलेशन के पीछे कि हम वल्नरेबल कम्युनिटी को, खासकर जो वीमेन है लिव इन रिलेशनशिप में या इस रिलेशनशिप पे बॉर्न आउट चिल्ड्रेन है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कारण ये कानून लाया गया है। लेजिटिमेसी ग्रांटेड टू द चिल्ड्रेन हु आर बॉर्न फ्रॉम लिव इन रिलेशनशिप। और अगर अबैंडनमेंट होता है तो वीमेन को मेंटेनेंस मिले लाइक अ मैरिड वुमेन। ये सब के लिए यूसीसी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप की बात की गई है, ऐसा सरकार ने कहा, उत्तराखंड की सरकार ने। बट अगर ड्रॉबैक्स देखा जाए तो अबैंडनमेंट के केस में मेंटेनेंस क्या मिलना चाहिए, वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की कोई खास बात नहीं है। साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप को भी डिफाइन किया गया है आज पीपल हु लिव इन अपोजिट सेक्स रिलेशन, यानी कि सेम सेक्स रिलेशंस को अभी भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो अब सोचिए कितनी प्रॉब्लमेटिक बातें हो गई। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज्ड 377 आईपीसी, जो आईपीसी पहले 377 था, यानी कि सेम सेक्स रिलेशंस अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, बस हमारे देश में भी सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन नहीं मिला है कि आप मैरिज की तरह हस्बैंड या कपल की तरह नहीं रह सकते, लेकिन सेम सेक्स रिलेशन इज नो लॉन्गर ए क्रिमिनल ऑफेंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा, और लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है सिर्फ मैन और वुमेन के बीच में। तो कहीं ना कहीं सेम सेक्स रिलेशंस को, एलजीबीटी कम्युनिटी के जो रिलेशन है, होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया कि नहीं बना दिया इस यूसीसी ने। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रिवर्स कर दिया कि नहीं कर दिया, जहां पे होमोसेक्सुअलिटी हैज बीन डीक्रिमिनलाइज। तो दैट इज अ कंसर्न। प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट्स बहुत सारे हैं इस कानून के। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप और इन सब बातों पे अब खुल के चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एथिक्स और एसए में इस पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दे वांट सिविल सर्वेंट्स हु हैव ओपन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेवलपिंग आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। तो लिव इन रिलेशनशिप का वेग डेफिनेशन दिया गया है। लिव इन रिलेशनशिप को ऐसे डिफाइन किया गया जैसे मैरिज डिफाइन किया जा रहा है। आखिर मैरिज में और लिव इन रिलेशनशिप में कुछ अंतर होना चाहिए ना। लिव इन रिलेशनशिप इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्लूइडिटी, मतलब फ्रीडम टू बोथ पार्टीज, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। बट जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को यहाँ रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, तो बस सेरेमनी तो रह गया बस, अदरवाइज तो एवरीथिंग इसकी अबैंडनमेंट के केस में मेंटेनेंस होगा एंड ऑल। तो हाउ आर वी गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग रिलेशनशिप एंड मैरिज? कहीं ना कहीं इट इज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। एडल्ट्स राइट टू पर्सनल चॉइसेस वाज बेसिक राइट एज पर सुप्रीम कोर्ट इन शक्तिवानी। कहीं ना कहीं अब इंसान प्राइवेट में क्या कर रहा है उसको जाकर के पहले रजिस्टर कराना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लिव इन रिलेशनशिप हैज बीन नाउ सीन एज अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, की प्रॉब्लमेटिक इशू है, तो इसको पहले रजिस्टर करो तभी प्रैक्टिस कर सकते हो। इट इज इंक्रोचमेंट इन लाइफ, पर्सनल लाइफ चॉइसेस। देखिए, जो भी नेक्स्ट जनरेशन है
जैसे खासकर अब मेरे जनरेशन से ही ऑनवर्ड्स, पीपल में नॉट अंडरस्टैंड द आइडियाज ऑफ कमिंग जनरेशन, बट द कमिंग जनरेशन में ये रियलिटी हो रही है, इट इज बिकमिंग अ सोशल रियलिटी, लिव इन रिलेशनशिप एंड ऑल. So if the older generation does not recognize it, then they are always going to treat it as a law and order problem, and this is going to lead to violation of law. और violation of law करेंगे यंगस्टर्स, चोरी छुपे करेंगे, जिससे उनका हरासमेंट होगा, जिससे उनका और एक्सप्लॉयटेशन होगा बाई इन्फोर्समेंट एजेंसीज, स्पेशली पुलिस. Why it is all happening? Because of misunderstanding. The older generation who are in position to frame laws, they do not understand the realities of the new generation जिनको Gen Z and all कह रहे हैं. This is misguided approach in relationship regulation, and this may lead to more problems, more harassment in future. कल जो रेवरी कल्चर पे अभी कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देखते हैं. रेवरी कल्चर पे ऑप्शंस में मुझसे थोड़ी गलती हुई थी, मैं पॉपुलिस्ट पॉलिसी मेजर्स देखना भूल गया था. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, कहाँ पूरा कवरेज हुआ है, अभी तो 2% ही कवरेज हुआ है. शिव शक्ति पॉइंट, लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3. और यहाँ पे बस सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सब सही है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.